हेलो दोस्तों, आप सभी का क्लिक टू लर्न में स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का सीरीज लेकर आया हूं और आज का ये वीडियो पार्ट 8 नंबर है। इसके पहले 7 वीडियो बना दिया हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ये रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है, देख रहा हूँ कि नहीं यार सर वीडियो जारी रखिए, अच्छा है ये सब। तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे अभी बोल रहे हैं कि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। मैं थोड़ा-सा लास्ट में आपसे बात करूँगा 1 मिनट के बाद, ठीक? तो अभी टाइम को लॉस ना करते हुए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं रोज़ की तरह। रोज़ भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, बीच में कुछ नहीं बात। तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर लगता है कि नहीं ये वाक़ई वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न की तरफ। आज थोड़ा-सा प्रश्न मिलेंगे, अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे, तो इससे घबराना नहीं है क्योंकि मैं बताया था कि कोई अब लेवल क्वेश्चन का धीरे-धीरे क्या होगा, अप होते जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो वीडियो को लास्ट तक बना ही रहना पड़ेगा। मतलब अच्छा से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। चाहे कोई भी बुक अगर भी पढ़ रहे हैं तो अच्छा से आपको बुक को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक? आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न है, मैं थोड़ा-सा इसे छोटा कर दे रहा हूँ, बड़ा हो गया है। 1 मिनट। आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी मौजूदा एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करने का सबसे तेज़ तरीका है। मतलब कि एमएस पावर पॉइंट को खोलने का सबसे तेज़ तरीका पूछ रहा है, कैसे पावर पॉइंट को जल्दी से खोला जाएगा। मैंने पीछे भी इसके बारे में बताया हूँ और फिर बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर विंडो प्लस आर दिया रहता, मतलब कि विंडो के साथ में आर बटन, और यहाँ पर टाइप करिएगा पावर PNT, PNT बिना स्पेस का पावर PNT लिखिएगा तो ये खुल जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप फाइल एक्सप्लोरर में चले जाइएगा, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नाम लिखिएगा यानी कि डॉट PPTX। यहाँ पर डॉट PPTX लिखिएगा। जो फाइल आपके सामने दिखेगा उस पर डबल क्लिक करिएगा, पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, ठीक? तो देख सकते हैं ऑप्शन के द्वारा कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट ओपन करें और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें। तो ये तो थोड़ा सा बता नहीं रहा कि कहाँ से ओपन करना है, खुद से ओपन करना होगा। हो सकता है आपका लॉन्ग पता होगा खोलने का तरीका या फिर शॉर्ट पता होगा, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि जल्दी खोलने को बोल रहा है तो जल्दी खोलने का तरीका नहीं हो सकता है। आगे कह रहेगा फाइल एक्सप्लोरर में डॉट PPTX पर डबल क्लिक करें। हाँ ये सही है, मैंने आपको बता भी दिया हूँ, ठीक है। अब आप इसको कैसे ओपन किया जाएगा तो आप पिछले वाला वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने बाकायदा इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ कि पावर पॉइंट में जाकर कैसे इसको ओपन करेंगे, ठीक? अगला है अल्ट F4 शॉर्टकट का उपयोग करें। अल्ट F4 से क्या होता है, क्लोज होता है। जो भी विंडो खुला रहेगा वो क्लोज होगा। और कंट्रोल O बटन दबाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे तो ओपन होता है, ठीक? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सभी स्लाइडों को एक साथ थंबनेल के रूप में देखने की सुविधा देता है। एक साथ थंबनेल के रूप में देखने की सुविधा देता है, ठीक है। तो एक साथ सबको देखने की सुविधा देता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है, आपके पास जितने भी स्लाइड है एक फ्रेम में आ जाएगा और एक साथ सभी का, आप सभी स्लाइड को थंबनेल देख सकते हैं। जितने भी स्लाइड बनाए हैं सभी का थंबनेल देख सकते हैं। कहाँ से होगा ये, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू से होता है। रीड व्यू नहीं, रीड व्यू से नहीं होगा। अच्छा, रीड व्यू में क्या होता है, डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए, जैसे सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट को रीड करना है, उसमें एडिटिंग नहीं करना है, तो फिर रीड व्यू में करके देखते हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू इसका आंसर हो गया ये वाला। आगे चलेंगे स्लाइड शो व्यू। तो स्लाइड को शो करने के लिए है ये आउटलाइन। जैसे आउटलाइन को भी मुझे देखना होगा तो आउटलाइन व्यू में जाकर देख सकते हैं। हालांकि ये और ये ऑप्शन दोनों MS वर्ड में बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आएगा जब इसका पूरा कोर्स लेकर आऊँगा। तो इन दोनों के बारे में मैंने सभी ऑप्शन के बारे में अच्छा से डील करेंगे, आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा और वो सीरीज जल्द ही आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। वर्चुअल मेमोरी, अब ये कहीं ना कहीं नाम आप सुने होंगे। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, जैसे आपको आपके लिए मैं बता दूं, जैसे मोबाइल लेने जाते हैं तो दुकानदार कभी कभी बोलता है कि इसमें 2 GB रैम है, ठीक? और इसमें वर्चुअल 2 GB और मतलब बोलता है कि एक्स्ट्रा रैम इसमें ऐड हो जाएगा 2 GB और। ऐसा आप लोग सुने होंगे। 2 GB है और 2 GB इसको हम बढ़ा सकते हैं, ऐसे बोलता है कि 2 GB और बढ़ा सकते हैं, 3 GB और बढ़ा सकते हैं।
तो ये जो बढ़ाने की बात करता है ना, इसी को वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं कि वर्चुअल मेमोरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन के द्वारा कि कौन सा सही हो जाएगा। पहला है कि डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना। हो सकता है, आगे पढ़ लेंगे कि स्टोरेज के लिए कैश मेमोरी का विस्तार करना। स्टोरेज के लिए कैश मेमोरी नहीं होता है। फिजिकल स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना। स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा। फिजिकल स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको एसएसडी यूज करना पड़ेगा, फिर एसएसडी यूज करना पड़ेगा। डेटा का बैकअप उपलब्ध करना, ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये वाला हो जाएगा। डिस्क स्पेस का उपयोग करके, जो डिस्क स्पेस है उसका उपयोग करके रैम की कैपेसिटी विस्तार का मतलब रैम की कैपेसिटी को बढ़ाना। ठीक, चलिए चलते हैं अपना अगला प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर वर्चुअल फाइल सिस्टम लेयर का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चा लोग देखकर घबराएगा ही घबराएगा। ये सब क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, वर्चुअल फाइल सिस्टम क्या होता है, और भी अन्य बहुत सारे। मैं तो जब क्वेश्चन बना रहा था देखकर थोड़ा सा हंसी भी आ रहा था कि रेलवे पता नहीं किस लेवल में चला गया कंप्यूटर में, कि ऐसे ऐसे अंदर अंदर से क्वेश्चन निकाल निकाल दे रहा था। अब तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था जो आप लोगों को पता भी नहीं होगा। अब आगे क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स्ट्रा भी होता है, उसमें क्या होता है। तो थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन का जो लेवल था ना, थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते। इजी तो नहीं था, इजी तो मान लीजिए कोई इजी आ गया तो उसके लिए तो नहीं बोलेंगे, तो इसको मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अंडर ग्रेजुएट वाले हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा से क्वेश्चन को हैंडल कर पाइएगा। देखते हैं। और ये है कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर अच्छा अभी तो पढ़ दिया ना, चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन क्या कहता है कि भौतिक भंडारण उपकरणों को सीधे प्रबंधित करना। वर्चुअल वाला तो नहीं करता है ये, यानी कि यहाँ से देख लीजिएगा, वर्चुअल फाइल सिस्टम, सॉरी, वर्चुअल फाइल सिस्टम, इसका कार्य पूछ रहा है कि प्राथमिक लाभ क्या है, इसका उपयोग क्या होता है। ठीक, तो इसका उपयोग होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन जो फाइल सिस्टम में, फाइल में पहुंचने का जो मतलब फाइल में जाने के लिए वो इंटरफेस प्रदान करता है कि जल्दी से किसी फाइल में कैसे मतलब जाया जा सकता है, उसका इंटरफेस प्रदान करता है। इसको ऑप्शन के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं, कह रहा है कि पहले भौतिक भंडार उपकरणों को सीधे प्रतिबंधित करना, ये गलत हो जाएगा। एकल फाइल सिस्टम के लिए फाइल संग्रहण और पुनर्प्राप्ति के लिए निम्न स्तरीय विवरण का हैंडल करना है। एकल सिस्टम यहाँ से कह रहा है, एकल सिस्टम नहीं, ये एप्लीकेशन के बारे में बोलते हैं। एकल सिस्टम नहीं हो जाएगा, ये सिस्टम से नहीं है, एप्लीकेशन से, मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्चुअल है, ठीक है ना, ये सिस्टम से नहीं है। एप्लीकेशन को विभिन्न फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए एक सुसंगत इंटरफेस प्रदान करना। हाँ, यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन को विभिन्न फाइल सिस्टम, एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड है। एप्लीकेशन को विभिन्न फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए सुसंगत इंटरफेस प्रदान करना। तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर एकाधिक एप्लीकेशन के प्रबंध के संदर्भ में कंट्रोल टैब दबाने से शुरू होने वाला विशिष्ट व्यवहार क्या है। अच्छा, इस बार रेलवे की बात करें तो इसमें कीबोर्ड से लेकर एक शॉर्टकट की बहुत बार पूछा है, और वो शॉर्टकट भी पूछा था टैब वाला, जैसे कंट्रोल टैब हो जाएगा या फिर अल्ट टैब हो जाएगा। तो अल्ट प्लस टैब वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत बार पूछ दिया है ये, कम से कम 10 बार तो रिपीट किया ही होगा। अल्ट टैब से क्या होता है, अल्ट टैब से क्या होता है। चलिए इस बार तो कंट्रोल टैब है, तो कंट्रोल टैब से बता रहे हैं क्या होगा ये। जैसे कि मान लीजिए, आपको समझाने के लिए बता रहे, जैसे ये एप्लीकेशन है, अभी ये एप्लीकेशन नाम के फोल्डर पर, चाहे एप्लीकेशन नाम के सेटिंग पर है, जो भी एलिमेंट होगा, जैसे टैब दबाइएगा तो ये विंडो पर आ जाएगा। सॉरी, कंट्रोल टैब दबाइएगा तो फिर टास्क बार पर चला जाएगा। कंट्रोल टैब दबाइएगा तो उसके अनुसार देख लेंगे कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा है कि यह वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन विंडो को टास्क बार डॉग पर मिनिमाइज कर देता है। नहीं, मिनिमाइज नहीं करता है। मिनिमाइज के लिए होता है विंडो प्लस एम। विंडो एम से क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। ठीक, आगे करेंगे, वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन की खुली विंडो या टैब पर मूव करता है। हाँ, ये तो कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे। आगे क्या कह रहा है, या वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन विंडो को बंद करता है। नहीं, बंद नहीं करता है। बंद करने के लिए आपको तो बताइए दिए हैं क्या होता है, अल्ट प्लस F4 बटन। यह वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन के भीतर नया टैब या विंडो ओपन करता है। नहीं, नया टैब विंडो ओपन नहीं करता। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
कह रहे हैं कि यह वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन की खुली विंडो या टैब्स पर मूव करता है। मूव मतलब एक दूसरे पे, पहले से दूसरा पर, दूसरा से तीसरा पर, ऐसे मूव करता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल पेज ब्रेक, केवल पेज ब्रेक, उसके बाद कह रहा है उपयोग करने की तुलना में सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के बीच में बताना है कि अंतर क्या है। ठीक। अच्छा, पेज ब्रेक क्या होता है? पेज ब्रेक मैंने आपको करके भी दिखाया था और सेक्शन ब्रेक भी करके दिखाया था, दोनों करके दिखाया था। आप पीछे ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि अगर मैं बार बार दिखाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो पीछे वाला वीडियो पर जरूर जाकर देखिएगा, मैंने दोनों को करके दिखाया था। आइए देखते हैं प्रश्न की तरफ कि इसका ऑप्शन क्या है। कह रहे कि सेक्शन ब्रेक एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज नंबरिंग, स्कीम, हेडर और फुटर की सुविधा देता है। जो सेक्शन ब्रेक है, एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज नंबरिंग, हेडर, फुटर की सुविधा देता है, जबकि पेज ब्रेक केवल कंटेंट को अगले पेज में ले जाता है। ये जो कहा है तो सही कहा है। जो पेज ब्रेक है, जहाँ पर कर्सर रहेगा, कर्सर रखने के बाद में आप पेज ब्रेक करिएगा, कर्सर के बाद में जितने भी टेक्स्ट लिखल होगा सब के सब अगले पेज में चला जाएगा। तो ये भी वही बोल रहा है। और सेक्शन ब्रेक के बारे में भी सही बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज नंबरिंग, हेडर, फुटर की सुविधा उपलब्ध कराता है। अच्छा, हेडर, फुटर, पेज नंबरिंग मैंने ये सब बता चुका हूँ, आप जाकर पीछे देख सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न ऑप्शन भी देख लेंगे। कह रहा है कि सेक्शन ब्रेक द्वारा स्वचालित रूप से प्रत्येक सेक्शन में हेडिंग के आधार पर कंटेंट एक ही टेबल बनाई जाती है। यह फीचर मानक पेज ब्रेक के साथ उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि आधार पर कंटेंट की एक ही टेबल बनाई जाती है। टेबल बनाने की बात कर रहे हैं तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अगर एक सेक्शन ब्रेक का उपयोग मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट को अलग अलग पेपर साइज पर प्रिंट करने के लिए ऑप्टिमाइज करने हेतु किया जाता है, जबकि पेज ब्रेक के साथ करना संभव नहीं है। ये भी गलत है। आगे कह रहा है कि सेक्शन ब्रेक द्वारा विशेषता कई फॉर्मेटिंग परिवर्तनों वाले डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट के फाइल साइज और कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। नहीं, आपका इस सेक्शन ब्रेक में यही होता है कि जो अलग अलग पेज नंबरिंग है, स्कीम है, हेडर, फुटर है, उसको सुविधा देता है, जबकि पेज ब्रेक क्या करता है, कंटेंट को अगले पेज पर लेकर चला जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता होता, हो सकता है कि सेक्शन ब्रेक के बारे में नहीं पता, लेकिन पेज ब्रेक तो ये आम क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो पेज ब्रेक के लिए यहाँ पर आपको हिंट मिल जाएगा ये वाला लाइन में, तो आप इसको सही कर सकते थे। मतलब कि क्वेश्चन लंबा देखे चाहे छोटा देखे, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना ही पढ़ना है। ऑप्शन देखकर भी बता सकते हैं, ऑप्शन को छांट कर भी बता सकते हैं कौन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, उसी का ये इंग्लिश में दिया हुआ है, वहाँ जगह नहीं था। अगला कह रहा है कि MS पावर पॉइंट 365 में सिलेक्ट किए गए शेप या टेक्स्ट। अब बताएंगे आपको कि शेप क्या होता है और टेक्स्ट क्या होता है। शेप मतलब आकार होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको इसमें शेप का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आकृति बनाना होगा, जैसे यह मैंने रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, ट्रायंगल बना लिया, ये सर्कल बना लिया, ये लाइन खींच दिया, या फिर और भी मतलब स्टार भी बनाना होगा, स्टार बना दिया, इस टाइप से। तो ये सब जो आता है ना, ये शेप के अंतर्गत आता है। ठीक। अब जैसे इमेज तो आपको पता होगा, ये जो अगर कोई फोटो ऐड किए हैं तो इमेज में आ जाएगा। ठीक। अगर दोनों को सम्मिलित रूप से बोले कि दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, तो दोनों को सम्मिलित रूप से ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बाकी टेक्स्ट तो आप लोग समझ रहे हैं, जो भी ये लिखावट है, लिखावट को क्या बोलेंगे हम लोग, टेक्स्ट बोलेंगे। आइए पढ़ते हैं आगे। कर रहा है कि MS पावर पॉइंट 365 में सिलेक्ट किए गए शेप या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट एडिटिंग शुरू करने के लिए किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, किस कीबोर्ड शॉर्टकट का। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार दिया जाएगा। उपयोग किया जाता है ये बताना है किसका। जैसे ये बॉक्स के अंदर मुझे लिखना होगा टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। जैसे टेक्स्ट बॉक्स किसे बोलेंगे, ये बॉक्स रहेगा, इसमें लिखने का परमिशन देगा। जैसे आप पावर पॉइंट खोलिएगा तो पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स में रहता है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही लिखना होता है। तो किसी शेप या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखने के लिए कीबोर्ड से कौन सा शॉर्टकट बटन दबाएंगे, यही पूछ रहा है। पहला F2 बटन है, तो हाँ ये तो सही है, F2 बटन ही दबाया जाएगा। किसी भी बॉक्स के अंदर, शेप के अंदर लिखना होगा तो आप कीबोर्ड से F2 बटन दबाइएगा, लिखने का परमिशन दे देगा। अल्ट इंटर नहीं होता है, ये कंट्रोल ही किसका कमांड होता है, तो ये अलाइन टू सेंटर का कमांड होता है, यानी कि टेक्स्ट को बीच में लिखने के लिए, टेक्स्ट को बीच से लिखने के लिए अलाइन टू सेंटर कमांड होता है। F5 अगर डेस्कटॉप पे है तो किसका काम करेगा, रिफ्रेश का काम करेगा। बाकी अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग कार्य करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न है कि लोकल, थोड़ा सा मेरा स्लाइड आज थोड़ा लग गया ऐसा कि क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है, इसको मैंने एडजस्ट कर देना है 1 मिनट में।
चलिए आइए देखते हैं। अगर एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन के संदर्भ में एमएससी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपको लैन और एमएससी के मैक के बारे में बताना है। ये लैन और एमएससी, ये क्या हो गया? हाँ, ये रहा लैन और ये रहा एमएससी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल से मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। बाकी लैन तो आपको पता ही है, लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्किंग के लिए। तो आइए देखते हैं ऑप्शन की तरफ। अब ऑप्शन क्या करेगा? डेटा लिंक लेयर पर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल। इसको ये नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल को विशिष्ट रूप से पहचानना। आगे भी पढ़ लेंगे। आगे कह रहा है कि संचार के लिए उपयोग की जा रहे नेटवर्क प्रोटोकॉल को निर्देशित करना। अच्छा, प्रोटोकॉल कह रहा है, प्रोटोकॉल तो नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद आगे चलिएगा। आगे कह रहा है कि नेटवर्क रूटिंग के लिए तार्किक प्रदान करना। तार्किक प्रदान कर रहा है रूटिंग के लिए, नहीं। नेटवर्क के भीतर नेटवर्क के भौतिक लेआउट और केबलिंग को परिभाषित करना। ये तो केबलिंग के परिभाषित भी नहीं करता है। आपको यहाँ पर कंट्रोल की बात कर रहा है तो फिर कंट्रोल ही होगा। कह रहा है कि डेटा लिंक लेयर पर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल को विशिष्ट रूप से पहचानना, ये काम होता है एमएससी। ठीक। लैन के संदर्भ में एमएससी के बारे में पूछ रहा है, तो एमएससी क्या करता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल करता है, यानी कि जो भी डेटा लिंक लेयर होगा उसे क्या करेगा? कंट्रोलिंग का काम करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट फीचर प्रत्येक स्लाइड के लिए समय रिकॉर्ड करने और स्लाइड शो के दौरान किसी भी नरेशन या लेजर पॉइंटर संचालन को स्वचालित रूप से रिप्ले करने की सुविधा देता है? चलिए इसके बारे में देखेंगे। ऐसा अच्छा, यहाँ पर चारों ऑप्शन डील करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, और वीडियो जब लंबा हो जाता है तो आप लोग उस पर कम देखते हैं, ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जब ये इसका कोर्स लेकर आऊँगा पूरा कंप्यूटर का, उस समय बहुत ही अच्छा से समझाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम का लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर तो टाइम का लिमिटेड हो जाता है कि इतना ही समय में इतना क्वेश्चन कराना है। तो आइए देखते हैं इसके लिए। अच्छा, रिकॉर्ड करने के बात कर रहा है यहाँ पर, समय रिकॉर्ड करने की बात कर रहा है। समय रिकॉर्ड करने का स्लाइड शो, तो समय रिकॉर्ड करने के रिकॉर्ड स्लाइड शो होता है। इसमें एक ऑप्शन होता है पावर पॉइंट में, रिकॉर्ड स्लाइड शो। मैं करके दिखा दूंगा अभी आपको। उससे होता है। उसके बाद में प्रेजेंटर व्यू देखने का होता है। रिहर्स टाइम, ये रिहर्स टाइमिंग होता है कि जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो ये पहला स्लाइड है ना, पहला स्लाइड के कितने देर बाद दूसरा स्लाइड आना चाहिए, ये रिहर्स टाइमिंग होता है। या फिर इस पर जो एनिमेशन है, जो अंदर एनिमेशन लगाए हैं, इसके अंदर एनिमेशन लगाए हैं, जैसे वो स्लाइड हो जाएगा। ठीक, इस पर 2 एनिमेशन लगाए हैं, 3 एनिमेशन लगाए हैं। पहला एनिमेशन के कितने समय बाद दूसरा एनिमेशन आएगा, दूसरा एनिमेशन के कितने समय बाद तीसरा एनिमेशन आएगा। तो यही क्या होता है? रिहर्स टाइमिंग होता है। और ये रिकॉर्ड स्लाइड शो तो पता चल गया, समय रिकॉर्ड करने के लिए। सेटअप स्लाइड शो, स्लाइड शो का सेटअप करने के लिए होता है। ठीक, आइए मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ये रहा आपका पावर पॉइंट। चले जाएंगे यहाँ से किस में चले जाएँ? स्लाइड शो, एनिमेशन हो जाएगा। एनिमेशन में आपको दिखेगा यहाँ पर, स्लाइड शो में ही आ जाते हैं। स्लाइड शो में यहाँ पर देखिए रिहर्स टाइमिंग मिलेगा, ये रिहर्स टाइमिंग हो जाएगा। ठीक, शो मीडिया कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद में क्या क्या पूछा था हमसे? शो मीडिया कंट्रोल भी पूछा था। प्रेजेंटर व्यू मिलेगा, तो मिल गया रिकॉर्ड स्लाइड शो, रिहर्स टाइम भी मिल गया। तो आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे कमांड होता है, और पावर पॉइंट खूब बढ़िया से पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पावर पॉइंट से अक्सर क्वेश्चन इसमें ज़्यादा के ज़्यादा रह रहा है। तो इसको तो बहुत ही अच्छा से आपको पढ़ाऊँगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट यदि खराब तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो सुस्पष्ट रिसर्च किए गए एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की विश्वसनीयता और प्रभाव को संभवतः सर्वाधिक रूप से प्रभावहीन कर देता है? यहाँ पर देखिएगा, यदि खराब तरीके से उसे एक्सेस किया जाए तो, खराब तरीके से तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो जब किसी को अगर बढ़िया तरीके से उसे क्रियान्वित नहीं किए, एक्सेस नहीं किए, तो उस स्थिति में जैसे कि स्लाइड मास्टर और जो टेम्पलेट का बीच जो रिलेशन होगा वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। ये स्लाइड मास्टर मतलब जैसे एक स्लाइड पे जो सेटिंग करेंगे सब स्लाइड पे आ जाएगा। ठीक है ना। और टेम्पलेट मतलब पहले से जो दिया हुआ है कुछ, उसके बीच में पूछ रहा है। तो रेफरेंस के लिए स्पीकर नोट का समावेश करना, नहीं, इससे तो नहीं होगा। आगे कह रहा है स्लाइड मास्टर और टेम्पलेट का असंगत उपयोग। हाँ, स्लाइड मास्टर और टेम्पलेट के बीच असंगत उपयोग तो हो जाएगा, गलत है ये। मतलब कि यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे करेगा स्लाइडों के बीच ट्रांजिशन इम्फेक्ट का चयन करना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। वीडियो जैसे मल्टीमीडिया एडिटिंग एम्बेडिंग करना, नहीं। इससे क्या होगा? वीडियो अगर कोई मल्टीमीडिया ऐड कर रहे हैं तो स्लो हो जाएगा। ठीक है ना, एम्बेडिंग नहीं होगा लेकिन स्लो जरूर हो जाएगा, सिस्टम में कोई स्लो हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम जो हाई रेजोल्यूशन का नहीं है तो सिस्टम स्लो हो जाता है। ठीक, कम काम करता है।
MS पावर पॉइंट में वीडियो या फिर मल्टीमीडिया जैसा कोई चीज़ ऐड करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 11 में फाइल फोल्डर को नेविगेट करने और क्रिएट करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता है? नेविगेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेविगेशन समझ रहे हैं? तो नेविगेट किसे करते हैं? जब भी नेविगेशन का बात आएगा तो जैसे कि किसको कैसे इसको एक्सेस कंट्रोल कैसे किया जाता है, नेविगेट कैसे, नेविगेट का मतलब यहाँ आ गए जल्दी से, यहाँ आ गए, यहाँ चले गए, मतलब ये नेविगेशन के काम करने के लिए बोल रहा है जल्दी से। तो इसके लिए होगा फाइल एक्सप्लोरर खोलने के बोल रहा है ना, कि फाइल एक्सप्लोरर कैसे खुलेगा। तो फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए विंडो के साथ में ई बटन दबाया जाता है। ठीक, विंडो के साथ में ई बटन दबाइएगा तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। और फाइल एक्सप्लोरर में क्या होता है कि आपके सिस्टम में जितने भी इम्पोर्टेंट फोल्डर होंगे, कहने का मतलब जो ओएस का फोल्डर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फोल्डर है, वो आपके सामने होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का फोल्डर कहने का मतलब कि पहले से इसमें क्रिएट किया गया फोल्डर है, आप इसे क्रिएट नहीं किएंगे। जैसे डाउनलोड का फोल्डर हो जाएगा, ठीक है ना, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट का हो जाएगा फोल्डर, इमेज का हो जाएगा, वीडियो का हो जाएगा, यहाँ पर कंप्यूटर में आ जाएगा, जैसे डी ड्राइव हो जाएगा, और तो सॉरी यहाँ पर पहले सी ड्राइव हो जाएगा, डी ड्राइव होगा, ई ड्राइव होगा, एफ ड्राइव होगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर भी दिखेगा कुछ फोल्डर वगैरह। तो इसी को बोलते हैं विंडो एक्सप्लोरर। विंडो के साथ में जितने भी फाइल फोल्डर उपलब्ध होंगे उन सभी का यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगा। रिसाइकल बिन भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर मिल जाएगा। चलिए मैंने आपको करके दिखा दे रहा हूँ ये क्या होता है। मैंने कीबोर्ड से विंडो ए बटन दबाया, ई बटन सॉरी, विंडो के साथ में ई बटन दबा दिया हूँ। देखिए आपके साथ ये आ गया। अभी जो खुला हुआ है यही क्या है, ये एक्सप्लोरर है। देखिए यहाँ लिख भी रहा होगा फाइल एक्सप्लोरर, मेरा जो कर्सर है वहाँ देखिएगा फाइल एक्सप्लोरर। मैंने अभी फाइल एक्सप्लोरर खोला हूँ, ठीक। अच्छा, ऊपर वाले एरिया को टाइटल बार बोला जाता है। टाइटल बार में क्या होता है, जो प्रोग्राम खुला हुआ है, जो फाइल फोल्डर खुला हुआ है, उसका लिस्ट दिखाता है कि कौन सा प्रोग्राम अभी खुला हुआ है। जैसे वर्ड के बारे में बात करें, इसके टाइटल बार में देखें तो ये डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये फाइल है। यहाँ पर जो है इस डॉक्यूमेंट का नाम है, तो डॉक्यूमेंट का कोई नाम नहीं दिया है। तो जब तक डॉक्यूमेंट का कोई नाम ना दीजिएगा तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 करके ऑटोमेटिक से आ जाता है। मैंने बात किया था फाइल एक्सप्लोरर का। देखिए फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर जितने आइटम होगा ये दिखने लगेगा। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड में जितने आइटम होगा दिखने लगेगा। डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट में जितने आइटम होगा दिखने लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे ड्राइव में जाना है तो ये सी ड्राइव हो जाएगा, ये डी ड्राइव हो जाएगा, ई ड्राइव होगा, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से क्या कर सकते हैं हम लोग, नेविगेशन कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। कहाँ से, तो फाइल एक्सप्लोरर से। तो फाइल एक्सप्लोरर खोलने का तरीका होता है विंडो प्लस की होता है, विंडो प्लस ई होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न कि MS वर्ड 365 में माउस से टेक्स्ट ड्रैग करने और कंट्रोल टेक्स्ट ड्रैग करने के बीच अंतर क्या है? जैसे माउस ले टेक्स्ट को ड्रैग कर रहे हैं और कंट्रोल पकड़ के टेक्स्ट ड्रैग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? जैसे कोई टेक्स्ट है या फिर मान लीजिए कोई सेफ ही है, दोनों पे काम करेगा। अब माउस ले पकड़ कर ड्रैग करने के मतलब कि माउस ले पकड़ कर जहाँ ले जाना है ना वहाँ ले जाकर छोड़ रहे हैं, उसी को ड्रैग बोलते हैं। मतलब माउस ले पकड़ने का मतलब कि लेफ़्ट क्लिक इस पर दबाए रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और माउस को ड्रैग करके मतलब घसीट कर यहाँ पर लाएंगे, और यहाँ पर जब आ जाएगा तो छोड़ देंगे, इसी बोल रहा है इसी को। तो जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, और इसी शेप को कंट्रोल बटन दबा दिए हैं और लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ छोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों में अंतर है। तो अगर ऐसे ही ड्रैग करके छोड़ेंगे तो ये वाला यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अगर आप कंट्रोल पकड़ के कर रहे हैं, अगर आप कंट्रोल पकड़ के कर रहे हैं तो ये बॉक्स का कॉपी हो जाता है। जो टेक्स्ट होगा टेक्स्ट का भी कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा और एक यहाँ पर भी हो जाएगा, मतलब कॉपी पेस्ट बोल सकते हैं। अगर कंट्रोल पकड़ के ड्रैग करिएगा तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ कंट्रोल बटन दबा कर ड्रैग कर रहे हैं, सॉरी माउस ले सिर्फ ड्रैग कर रहे हैं, तो उसका कॉपी नहीं बनेगा। एक क्या होगा कि ये यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। चलते ऑप्शन के द्वारा, ऑप्शन में कौन सही है? पहला ऑप्शन है कि ड्रैग करने से टेक्स्ट मूव होता है और कंट्रोल प्लस ड्रैग करने से कॉपी बनाता है। हाँ बिल्कुल सही है। ड्रैग करने से टेक्स्ट क्या होगा, मूव होगा, एक जगह से हट कर दूसरा जगह चल जाएगा, जबकि कंट्रोल प्लस ड्रैग करेंगे तो कॉपी बनाता है। बाकी तो चलेंगे अब आगे, क्योंकि यहीं तक हो गया। मेरा सही ऑप्शन मिल जाएगा, मिल गया है। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को रीऑर्गेनाइज करने और संपूर्ण प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर का अवलोकन प्राप्त करने के लिए कौन सा व्यू सर्वाधिक उपयुक्त है? यह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में बात करेगा। स्लाइड को रीऑर्गेनाइज करने और संपूर्ण प्रेजेंटेशन पर स्ट्रक्चर का अवलोकन प्राप्त करने के लिए कौन सा व्यू सही है? तो इसके लिए हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाइएगा तो जो जो पूछा है, जैसे स्लाइड को रीऑर्गेनाइज करना है,
यहाँ से स्लाइड को रीऑर्गेनाइज मतलब फिर से उसके व्यवस्थित करना, और संपूर्ण प्रेजेंटेशन पर स्ट्रक्चर को अवलोकन प्राप्त करने के लिए जो व्यू होगा वो स्लाइडर शॉर्टर व्यू में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से भौतिक वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करती है, जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम द्वारा ग्राफिकल वातावरण में नेविगेशन और ऑब्जेक्ट हेरफेर जैसे कार्यों के लिए इंटरप्रेटर किया जा सकता है। यहाँ से देखिएगा, आपको यहाँ से पकड़ना होगा। जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम द्वारा, मैंने गलत चूज कर लिया था, जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम द्वारा ग्राफिकल वातावरण में नेविगेशन, ठीक, ऑब्जेक्ट हेराफेर जैसे कार्यों के लिए इंटरप्रेटर किया जा सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट को इधर उधर करने के लिए, नेविगेट करने के लिए, यहाँ क्लिक करना, वहाँ क्लिक करना, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो इसके लिए माउस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। ये और इनपुट डिवाइस के बारे में बात भी कर रहा है, तो इनपुट डिवाइस एक माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन की बात करें तो भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा माउस। इसके द्वारा नेविगेट किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है लिनक्स लिनक्स गनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में अल्ट प्लस F2 का कार्य क्या है। अच्छा देखिए, लिनक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी चर्चा किया था। लिनक्स एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, ओएस इसको बोल सकते हैं, ओपन ओएस है, ये मैं ओपन लिख दे रहा हूँ, ओपन ओएस है। ठीक, इसके बारे में कह रहा है कि अल्ट F2 बटन दबाएंगे लिनक्स में तो क्या होगा। अब तो क्वेश्चन तो बहुत ही इसको डीप ही बोलेंगे, क्योंकि लड़का सब लोग काम करता है विंडो पे, विंडो वाला ओएस पे काम करता है। और यहाँ पर पूछ दिया आपसे लिनक्स वाला, लिनक्स से कोई चलाता नहीं होगा। और इसका शॉर्टकट पूछा हुआ, तो लिनक्स को शॉर्टकट तो बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन बता रहा हूँ मैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रन कमांड को डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, जैसे जैसे विंडो की बात करेंगे तो विंडो में जो रन कमांड होता है, विंडो के साथ में आर बटन प्रेस करिएगा तो रन कमांड खुलता है। उसी तरीक़ा से अगर लिनक्स में बात करेंगे तो अल्ट के साथ में F2 बटन दबाइएगा तो रन कमांड खुल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रन कमांड खोलने के लिए अल्ट प्लस F2 बटन दबाएंगे, किसमें, लिनक्स में। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अपना अगला प्रश्न कि MS वर्ड 365 में पैराग्राफ इंडेटेंशन हटाने के लिए इंडेशन किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए क्या होगा, इसको हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल शिफ्ट एम बटन का यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम बटन का यूज करेंगे इंडेट हटाने के लिए। अब ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दे रहा हूँ। MS वर्ड में यहाँ पर स्केल जैसा कुछ ऊपर में दिखता है, ठीक है, और यहाँ पर एक इंडेंट होता है। ये जहाँ पर दिखाई देगा ना, वहीं से कर्सर आपका लिखना चालू होता है। ठीक है, कभी कभी इधर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी हो जाता है इंडेंट, यहाँ पर भी इंडेंट हो जाता है। इसके लिए क्या होता है, जैसे टैब बटन दबाइएगा तो ये जहाँ रहेगा कर्सर एक बार यहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर टैब बटन दबाइएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी को आपको हटाना है तो क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट ए बटन प्रेस करेंगे, ये हट जाएगा। आगे कह रहा है कि पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यहाँ से देखिएगा नई स्लाइड, इसमें बहुत सारे लोग गलत किए होंगे, बहुत सारे लोग, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है। कंट्रोल एन दिया है, यही गलत कर दिया। कंट्रोल एन किसके लिए यूज होता है, न्यू स्लाइड के लिए नहीं होता है, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए होता है। ठीक है ना, जबकि बहुत सारे लोग यहीं पर मार के निकलेंगे, क्योंकि न्यू स्लाइड न्यू प्रेजेंटेशन समझेंगे तब ना क्या होता है। न्यू स्लाइड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पहले से एक स्लाइड है, आपको और एक नया स्लाइड चाहिए, तो ये न्यू स्लाइड हो गया। ठीक है, न्यू प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि एक पावर पॉइंट खुला हुआ है, ठीक है, और कंट्रोल एन बटन दबाइएगा तो फिर एक पावर पॉइंट खुल जाएगा नया प्रेजेंटेशन के साथ में, फिर से एगो पावर पॉइंट खुल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे न्यू। ठीक है ना, इसको बोलेंगे न्यू स्लाइड, मतलब कि एक नया स्लाइड ऐड हो जाएगा, और इसके लिए शॉर्टकट कमांड होता है कंट्रोल एम।
कंट्रोल एन से नया स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल एम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये आपका अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट से मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हटाने का शॉर्टकट क्या है। जो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हैं उस कैरेक्टर की जो फॉर्मेटिंग होगा उसको हटाने का शॉर्टकट क्या है। फॉर्मेटिंग मतलब उस पर जो भी अप्लाई किए होंगे कलर वगैरह, स्टाइल वगैरह, तो उस सब हटाने के लिए कौन सा कीबोर्ड से शॉर्टकट बटन दबाएंगे। तो हटाने के लिए इसका शॉर्टकट बटन होता है कंट्रोल के साथ में स्पेस बटन दबाएंगे। पहले टेक्स्ट को क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ में स्पेस बटन दबा दिया जाएगा। तो क्या होगा, उसका जो फॉर्मेटिंग होगा फॉर्मेटिंग हट जाएगा। और फॉर्मेटिंग के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया हूँ कि फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है। आगे करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सर्वोत्तम रूप से मतलब उसका जो भूमिका है सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में लिंक प्रदान करता है। मतलब कि ये बोल सकते हैं किसका काम करता है, पुल के जैसा काम करता है कि एक एक तरफ हार्डवेयर होगा, दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में पुल की तरह काम करता है। ठीक है, ब्रिज की तरह काम करता है। अगर कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम हटा देंगे, यानी कि ये पुल हटा देंगे, तो हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट कर पाएगा, ना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंटरेक्ट कर पाएगा। तो इन दोनों को स्वचालित रूप से चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। इसको समझने के लिए और एक मैं आपका भाषा यूज कर सकता हूँ, दूसरा तरीका बता सकता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसे जैसे दो लोग हैं, एक कोई रसिया का व्यक्ति है, ठीक है, और कोई एक इंडिया का व्यक्ति है। ये दोनों एक जगह मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों क्या आपस में बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक ही स्थिति में बात कर पाते, कब? जब रसिया वालों को हिंदी पता होगा और इंडिया वाला को रसिया पता होगा। मतलब दोनों का लैंग्वेज अगर दोनों को पता होता है तो बात कर सकता था, लेकिन दोनों को लैंग्वेज नहीं पता है। इसको हिंदी नहीं आता है रसिया वाला को, और इंडिया वाला को रसिया नहीं आता है। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति की ज़रूरत है जिसको रसिया भी आता होगा और इंडिया भी आता होगा, मतलब कि हिंदी भी आता होगा। तो ऐसे व्यक्ति को ट्रांसलेटर बोला जाता है। अब भी बहुत सारे आप देखे होंगे कि अगर कोई हमारे प्रधानमंत्री भी है, वो अलग अलग देशों में जाते हैं तो एक हेडफोन जैसा कान में लगा लेते हैं। वो क्या करता है, वो मशीन ही है, जो भी लैंग्वेज है लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके इनको सुनाएगा, और इनका हिंदी वाला लैंग्वेज जिस देश में गए हैं वहाँ की भाषा सुनाएगा। ठीक है, ट्रांसलेटर के रूप में। तो उसी तरीक़ा से जो इसमें काम करेगा, ट्रांसलेटर के काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में लिंक प्रदान करता है। उसी तरीक़ा से यहाँ से जो एक व्यक्ति ट्रांसलेटर होगा, जो इसका भाषा को कन्वर्ट करके हिंदी में बताएगा, हिंदी वाले भाषा को कन्वर्ट करके रसिया में बताएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले देखते हैं यहाँ पर, फाइल प्रबंधन और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम का एक सूट प्रदान करना। नहीं, ये तो गलत है। आगे देख लेंगे, उपयोगकर्ता अकाउंट्स और एक्सेस परमिशनों को प्रबंधन करना। परमिशन प्रबंधन इसका नहीं है काम। अगर एक एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर और सिस्टम हार्डवेयर मतलब मशीन के बाद, अच्छा हार्डवेयर मतलब जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, जो डिस्प्ले है वो हो जाएगा, कैबिनेट हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, सब क्या है हार्डवेयर में आएगा जिसको हम छू सकते हैं। बीच मुख्य इंटरफेस के कार्य करता है। हाँ, मैंने भी अभी आपको यही बताया है, इन दोनों के बीच में मुख्य इंटरफेस का कार्य करता है, दोनों के बीच में लिंक प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विंडो आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने से रोकता है। किसी भी फाइल का नाम बदलने से रोकता है, यानी कि आप उस फाइल का नाम मतलब नहीं एडिटिंग कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। कब, किस स्थिति में, ये पूछ रहा है। आइए स्थिति जानते हैं। कह रहा है कि फाइल रिसाइकल बिन में स्थित अगर कोई फोल्डर है, अगर वो फाइल रिसाइकल बिन में है, कोई फाइल है रिसाइकल बिन में, तो क्या उसका नाम बदल सकते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो परमिशन ही नहीं देगा, मतलब कि जैसे ही आप जिस फाइल पर राइट क्लिक करिएगा और नाम चेंज करने के लिए रीनेम का ऑप्शन आता है, इसमें रीनेम का ऑप्शन ही नहीं देता है। तो ये तो आपको रीनेम का ऑप्शन ही नहीं देता, तो रोकने की बातें नहीं है, तो रोकेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तो रोकेगा कहाँ से। जैसे मान लीजिए किसी की दुकान पर आप सामान लेने गए हैं, ठीक है, चोरी करने गए हैं, लेने नहीं चोरी करने गए हैं, उसके दुकान पर वो सामान है भी नहीं किया है जो चोरी करने गए हैं, तो आपको तो रोक भी नहीं करेगा। लेकिन अगर वही सामान उसके दुकान पर है और लेकर भागिएगा तो ज़रूर रोकेगा। ठीक,
तो यहाँ पर रिसाइकल बिन की बात करें तो रिसाइकल बिन में एडिटिंग का ऑप्शन ही नहीं रहता, रीनेम का ऑप्शन ही नहीं देता है, तो रोकने की बात तो है मैंने किया है। आगे करेगा फाइल वर्तमान में किसी अन्य एप्लीकेशन में ओपन की गई हो। हाँ, अगर कोई फाइल है, जैसे ये वर्ड का फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने खोला हुआ हूँ, अलग से एक वर्ड का ही फाइल मैंने यहाँ पर बनाया हूँ, इसका नाम मैंने डी रख दे रहा हूँ, और इसी फाइल को मैंने वर्ड में ओपन कर दिया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो डी लिखा हुआ है इसको मैंने हटा कर यहाँ पर ई लिख दूँ, तो ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये हमको लिखने से रोकेगा, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो एक्सेस है अभी, मतलब ये जो फाइल है अभी ओपन है, कोई भी अगर फाइल ओपन रहेगा किसी प्रोग्राम में या फिर स्वयं के प्रोग्राम में ओपन रहेगा, तो आप उस फाइल का नेम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और मैं फिर से बोल रहा हूँ अपने दोस्त के पास शेयर भी करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक। बाकी आप लोग जो तरीक़ा से मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए मैं आपको सभी का धन्यवाद बोल रहा हूँ, थैंक यू बोल रहा हूँ। क्योंकि बहुत कम समय में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियो देखे हैं, व्यू अलग बात हो, लेकिन वॉच आवर जो होता है वो अलग होता है। धैर्य के साथ वीडियो देख रहे हैं तो वॉच आवर मेरा ठीक ठाक है। तो चलिए यहीं से वीडियो को लास्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।